नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नियमविरुद्ध तरीके से सड़कों पर दौड़ रहे ऑटो और आपे की जांच के लिए मैदान में उतरा परिवहन विभाग कमला। आरटीओ जितेंद्र सिंह रघुवंशी ने ऑटो और आपे में सवारी बैठाने के लिए लगाई गई अतिरिक्त पटिया निकलवा कर की सख्त कार्रवाई। मां नर्मदा के किनारे बने जलहरी घाट में नर्मदा के पानी में तैरते पत्थरों ने दर्शनार्थियों को किया अचंभित। तैरते पत्थरों को देखने लगी लोगों की भीड़। और मौसम में फिर बदलाव के संकेत, आगामी 3 दिनों में हल्की बारिश की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ का नया सिस्टम एक्टिव होने से आसमान पर बादलों की मौजूदगी, उमस भरी गर्मी से लोग परेशान। प्रत्येक माह के पहले शनिवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित कृषि संबंधी समीक्षा बैठक में फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलना एवं नहरों की मरम्मत का मसला प्रमुख रहा। किसानों ने कलेक्टर से इस मामले में उचित कार्यवाही करने की बात कही। वहीं किसानों ने विद्युत आपूर्ति से संबंधित शिकायत भी की। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित हुई बैठक में किसानों ने कलेक्टर को पर्याप्त बिजली नहीं मिलने और फसलों की सिंचाई के लिए पानी की कमी होने सहित अन्य समस्याओं से अवगत कराया। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए हैं। प्रथम शनिवार को हर महीने में ये बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें कृषकों से जो भी वर्तमान परिदृश्य होता है कृषि से संबंधित, उस विषय पर चर्चा होती है। बैठक में चर्चा में कुछ जानकारियाँ मिली हैं कि सिंचाई से संबंधित कैनाल के कुछ इश्यूज़ हैं, तो संबंधित विभाग को बता दिया गया है। विद्युत संबंधित भी कुछ समस्याएं बताई गई, वो बता दिया गया है। जो अच्छी बात यह है कि खाद बीज से संबंधित कहीं कोई समस्या कृषकों के द्वारा नहीं बताई गई है, सभी कुछ सुचारू चल रहा है। पिछला जो गेहूं का उपार्जन हुआ है उसके विषय में भी कृषकों द्वारा प्रशंसा की गई है कि इस बार का जो उपार्जन है बहुत ही सुचारू और स्मूथली हुआ है। पेमेंट को लेकर भी कोई इशू नहीं है। किसानों ने बताया कि बैठक में बिजली विभाग के अधिकारी मौजूद नहीं थे, लिहाजा कलेक्टर ने उनको फोन पर फटकार भी लगाई। आज जो है विशेष तौर पे जो है एमपीवी को लेकर चर्चा हुई थी, जिसपे लेकिन एमपीवी विभाग से कोई भी अधिकारी यहाँ पे उपस्थित नहीं हुआ, जिसको लेकर कलेक्टर महोदय ने जो है उनको फटकार भी लगाई और उनको जो है भोपाल में जो उनका पीए उनको जो है नोटिस जारी किया कि आपकी अनुपस्थिति में जो है जो हुआ, जो किसान भोग रहे हैं, विद्युत समस्या से जूझ रहे हैं, और ये जो है उसको हंसी मजाक बनाए हुए अधिकारी लोग जो है। बैठक में कलेक्टर ने एनपीए और नरवाई से संबंध में भी कृषकों से चर्चा की। गर्मी के इस मौसम में ट्रेनों में ज्यादा भीड़ का माहौल बना हुआ है। खासतौर पर लंबी दूरी की ट्रेनों में कंफर्म टिकट को लेकर मारामारी मची हुई है। लगभग सभी ट्रेनों में वेटिंग का आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में रेल यात्रियों को परेशानी हो रही है। हालांकि रेल मंडल ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट को कम करने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए रेल मंडल ने कई गाड़ियों में सामान्य श्रेणी स्लीपर और थर्ड एसी के कोचों की संख्या में भी इजाफा किया है। गर्मी के इस मौसम में रेल का सफर करना यात्रियों के लिए बेहद मुश्किलों भरा साबित हो रहा है। ट्रेनों में कंफर्म टिकट की मारामारी है और वेटिंग लिस्ट लंबी होती जा रही है, जिससे लोगों का सफर करना मुश्किलों भरा साबित हो रहा है। ऐसे में जबलपुर रेल मंडल ने कई यात्री गाड़ियों में कोच की संख्या बढ़ाई है। खासतौर पर स्लीपर और थर्ड एसी के अतिरिक्त कोच लगाकर वेटिंग को कम करने और यात्रियों को कंफर्म टिकट उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। जबलपुर रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य मंडल प्रबंधक विश्व रंजन ने बताया कि लंबी दूरी की ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लंबी है, जिसे देखते हुए कोच की संख्या बढ़ाई गई है। देखिए, रेलवे ने निर्णय लिया था इस संदर्भ में कि जो गाड़ियों की कोचेज हैं उनकी निर्धारित संख्या है उसको पूरे मानकों का प्रयोग किया जाए। इस संदर्भ में जहाँ पे LHV रेक है वहाँ पे 22 कोच से चलाई जाए, जो कि ICF कोचेज हैं तो उनको 24 के हिसाब से चलाई जाए। तो उस संख्या को हम लोग निर्धारित कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यात्री जा पाएँ उसमें। और बहुत सारे कोचेज़ हमने करीब 17 कोचेज़ बढ़ाए हैं सीज़न में, जिनमें संख्या कम थी तो उनको पूरा किया गया। गर्मियों की छुट्टियों के चलते और मुंबई से बिहार से मुंबई लोग यात्रा करते हैं, अभी छुट्टियों का समय अवकाश है, तो बच्चों की वजह से पेरेंट्स भी घूमने निकलते हैं, इस वजह से और संख्या है ये। लेकिन निरंतर इस पर कंट्रोल किया जा रहा है और हम लोग निगरानी रखे हुए हैं। हालांकि इस बीच कंफर्म टिकट उपलब्ध कराने वाले दलालों की सक्रियता की शिकायतें भी रेल अधिकारियों तक पहुंची हैं, लेकिन अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्यवाही होती नजर नहीं आई है।
जबलपुर में नर्मदा किनारे बने जिलहरी घाट में नर्मदा भक्तों को अनोखा नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर हर नर्मदा भक्त अचंभित हो गया। दरअसल शनिवार की सुबह जब नर्मदा भक्त नर्मदा दर्शन और स्नान के लिए जिलहरी घाट पहुंचे, तब उनकी नजर नर्मदा जल में तैर रहे 2 बड़े पत्थरों पर पड़ी, जिसे देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ। इन पत्थरों को नर्मदा जल में तैरता हुआ देखने लोगों की भारी भीड़ लगी रही। जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे बने जिलहरी घाट में नर्मदा स्नान और दर्शन करने पहुंचे भक्त उस वक्त हैरत में पड़ गए जब उन्होंने नर्मदा के जल में 2 पत्थरों को तैरते हुए देखा। दर्शनार्थियों और नर्मदा स्नान कर रहे श्रद्धालु ये देखकर अचंभित हो गए। देखते ही देखते नर्मदा जल में पत्थरों के तैरने की खबर फैल गई और लोगों का यहाँ जमावड़ा लग गया। लोगों ने इन दोनों पत्थरों को अपने हाथों से उठाकर नर्मदा के जल में रखा, लेकिन दोनों पत्थर पानी में डूबने की बजाय तैरने लगे। लोगों में ऐसी चर्चा थी कि ये रामेश्वरम के पत्थर हैं, जिन्हें राम पत्थर के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये पत्थर जिलहरी घाट और नर्मदा में कैसे आए हैं इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। अभी हम लोग हैं जिलहरी घाट में और मेरे हाथ में जो 2 पत्थर है वो रामेश्वर धनुष के पत्थर है जो पानी में फ्लोट करते हैं। तो यहाँ बताइए जिलहरी घाट में कहाँ से आ गए पत्थर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। वो फ्लोट करते हैं, ये देख सकते हैं आप, फ्लोट हो रहे हैं, खुद के खुद फ्लोट हो रहे हैं और वेट भी अच्छा खासा है। मैं जयपुर से आई हूँ। मैं यहाँ जबलपुर के जिलहरी घाट पे स्नान करने आई हूँ। यहाँ पे ये 2 पत्थर आप देख रहे होंगे, ऐसे आप नॉर्मली पत्थर को डालेंगे तो पानी में डूब जाता है, लेकिन ये आपको दिख रहा होगा तैरते हुए, क्योंकि ये नॉर्मल पत्थर नहीं है, ये रामेश्वरम से आया हुआ जो श्री राम का लिखा, श्री राम जी ने जब पुल पार किया था पूरी वानर सेना के साथ, वाला पत्थर है। तो ये आप देख रहे हैं, ये आराम से बह रहा है, पानी में तैर रहा है। तो यही आपको दिखाना चाहते थे, ये रामेश्वरम का पत्थर। इधर अचंभित कर देने वाले इस दृश्य को देखने घाट पर लोगों की भीड़ लगी रही। पंडित रविशंकर शुक्ल राइट टाउन स्टेडियम के पुनर्निर्माण कार्य को गति प्रदान करने की मांग को लेकर राइट टाउन स्टेडियम मॉर्निंग वॉकर्स परिवार ने नगर निगम आयुक्त और महापौर से मुलाकात की। इस संबंध में मॉर्निंग वॉकर्स का एक प्रतिनिधि मंडल नगर निगम आयुक्त से मिलने पहुंचा और इस संबंध में उनसे चर्चा की। विगत 1 वर्ष से भी लंबे समय से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम का पुनर्निर्माण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन पिछले कई दिनों से स्टेडियम के पुनर्निर्माण कार्य में रोक लगा दी गई है। ऐसे में मॉर्निंग वॉकर्स और खेल रखरखाव समिति के सदस्यों ने स्टेडियम के पुनर्निर्माण के कार्य को पुनः शुरू करने और जल्द समाप्त करने की मांग की है। इस संबंध में स्टेडियम परिवार के प्रतिनिधि मंडल ने महापौर और नगर निगम आयुक्त से मुलाकात कर चर्चा की और निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराए जाने की मांग की। हमारे बहुत से लोग प्रैक्टिस करने आते हैं, जिनको पुलिस में भर्ती होना है, जिसको अपने गेम्स में कुछ अचीवमेंट प्राप्त करना है, कहीं से मेडल लाना है, बॉक्सिंग है, रनिंग है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, बहुत से ऐसे गेम हैं, टेबल टेनिस है, बहुत से गेम, फुटबॉल वाले बेचारे, उनके लिए सबके लिए तैयारी तो हो रही, परंतु उसमें गति नहीं आ रही थी। वो गति के लिए कि भाई जल्दी जल्दी काम कंप्लीट हो, सब लगे अपने तरीके से, परंतु जिस तरीके से संतोषप्रद काम होना चाहिए, तेज़ी लाना चाहिए, उसके लिए आज कमिश्नर साहब से, महापौर से, दोनों से चर्चा हुई है और हमने दोनों ने आश्वासन दिया कि हम इस काम को जल्दी कंप्लीट कराएंगे। नगर निगम आयुक्त और महापौर ने मॉर्निंग वॉकर्स स्टेडियम परिवार के सदस्यों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही स्टेडियम के पुनर्निर्माण कार्य को गति प्रदान की जाएगी। नियम विरुद्ध तरीके से सड़कों पर दौड़ रहे आपे और ऑटो के विरुद्ध आरटीओ विभाग ने एक बार फिर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में आरटीओ विभाग का अमला लगातार आपे और ऑटो चालकों की जांच कर कार्यवाही कर रहा है। इस दौरान ऑटो चालकों पर कार्यवाही भी की जा रही है। शहर की सड़कों पर नियम विरुद्ध तरीके से दौड़ रहे आपे और ऑटो चालकों पर परिवहन विभाग की सख्ती फिर शुरू हो गई है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जितेंद्र सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में आरटीओ विभाग और यातायात विभाग का अमला लगातार आपे और ऑटो चालकों की जांच कर रहा है। इस दौरान परमिट, फिटनेस सहित समस्त दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। साथ ही ऑटो में अतिरिक्त सवारी बैठाने के लिए लगाई गई पटिया को हटाने की कार्यवाही भी जारी है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी JS रघुवंशी ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के तहत नियम विरुद्ध तरीके से चल रहे आपे और ऑटो चालकों के फिटनेस निरस्त करने और चालान करने की कार्यवाही जारी है। ये ऑटो वालों के
विरुद्ध जबलपुर में याचिका काफ़ी समय से लंबित है और जिस पर हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्रवाई की जा रही है और निरंतर उनको समझाइश भी दी जा रही है और इन्फोर्समेंट भी हमारे साथ में है। तो कई तरह के इनके इश्यूज़ हैं कि एक तो ये परमिट शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, दूसरा है परमिट के अभी परमिट का हमने जो चेकिंग की तो परमिट तो काफ़ी सही रहा, लेकिन इनकी गाड़ियाँ अभी फैब्रिकेशन काफ़ी था इनमें, जो अतिरिक्त सवारियाँ ढो रही थी तो फैब्रिकेशन हमने उसको अलग करवा दिया है और उनकी फिटनेस निरस्त कर दी है। अभी कार्रवाई निरंतर जारी रखेंगे। तो अभी कितनी ऑटो में ऐसे बना के सीट वगैरह लगा? अभी करीब 28 ऑटो पे अपने कार्रवाई कर ली है और बाकी के जो अन्य पेपर की कमी थी करीब इतने ही ऑटो पे उन पर भी चालानी कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई भी निरंतर जारी रहेगी। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की जांच कार्यवाही से ऑटो और ऑटो चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। स्मार्ट सिटी में तब्दील हो रहे जबलपुर शहर के चौराहे और सड़कें अतिक्रमणों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। आलम यह है कि चौराहों पर अतिक्रमण और बेढंगी वाहनों की पार्किंग के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। शहर के तुलाराम चौक क्षेत्र का भी हाल कुछ इस तरह का है, जहां सड़क पर काबिज ठेले टपरों और वाहनों की पार्किंग लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन गई है। शहर के व्यस्ततम चौराहों में शुमार तुलाराम चौक के हाल बेहाल हैं। चौक पर काबिज अतिक्रमणों के चलते इस मार्ग पर दिन में कई बार जाम के हालात बनते हैं और लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों का कहना है कि तुलाराम चौक पर 5 अलग अलग रास्ते मिलते हैं। ऐसे में सड़क और चौराहे पर यातायात का दबाव भी ज्यादा है। वैसे भी ये चौराहा मुख्य व्यापारिक क्षेत्रों को जाने वाले मार्गों को आपस में जोड़ता है, जिसके कारण सड़क पर हमेशा भीड़ रहती है और अतिक्रमण के कारण सड़क जाम हो जाती है। तुलाराम चौक भैया ये बहुत ही व्यस्ततम चौराहा जिसको अपन बोलेंगे, चौराहा तो नहीं, यहाँ से 5 रास्ते जाते हैं। 5 रास्ते जो है मेन अलग अलग जगह जाते हैं। तो यहाँ पर जो ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले, ऑटो वाले, इतना ज़्यादा मतलब ट्रैफिक रहता है कि मतलब निकलना मुश्किल हो जाता है, पूरी जाम की स्थिति लग जाती है। 5 रास्ते होने से क्या होता है कि ये चौराहा मेरे ख्याल से जबलपुर का सबसे व्यस्त चौराहा कहलाता है। तो प्रशासन से अनुरोध है कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक और व्यवस्था को सुधार करके यहाँ पर सुचारू रूप से अच्छे से मतलब इसको संचालन किया जाए और यहाँ पर यातायात वालों की ड्यूटी लगाई जाए जो 24 घंटे तैनात रहें यहाँ पर, जिससे यातायात सही रहे। व्यापारी वर्ग को भी सुविधा मिलेगी। यहाँ पर क्या है कि व्यापारी से भी क्या दुकानों के सामने रिक्शा ठेले खड़े होने से व्यापारियों का भी जो व्यापार है वो बहुत कम होता जा रहा है धीरे धीरे। स्थानीय लोगों की माने तो नगर निगम और यातायात विभाग समय समय पर कार्यवाही जरूर करता है, लेकिन स्थायी तौर पर चौराहे को अतिक्रमण से मुक्त करने कोई पहल नहीं की जा रही है। शहपुरा थाना क्षेत्र के सगड़ा महगवा गांव के एक परिवार ने सामूहिक आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। पीड़ित परिवार का गांव में ही अपने कुछ रिश्तेदारों से लंबे समय से विवाद चल रहा है। दोनों ही पक्षों के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही कर चुकी है। बावजूद इसके पीड़ित पक्ष एसपी कार्यालय पहुंचा और एडिशनल एसपी से मुलाकात कर दूसरे पक्ष पर अभद्रता करने, सामाजिक बहिष्कार करने का आरोप लगाया है और प्रशासन से कार्यवाही की मांग की है। शहपुरा थाना क्षेत्र के सगड़ा महगावा में रहने वाले निर्मल सिंह राजपूत ने अपने परिवार के 22 लोगों के साथ सामूहिक आत्महत्या करने की चेतावनी पुलिस और प्रशासन को दी है। दरअसल निर्मल राजपूत और उसके परिवार का गांव में ही निवास करने वाले अपने रिश्तेदार परिवार से विवाद है। दोनों पक्षों में पूर्व में भी कई बार मारपीट तक हो चुकी है। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के विरुद्ध कार्यवाही भी की गई है, लेकिन निर्मल राजपूत और उनके परिवार का आरोप है कि आपराधिक प्रवृत्ति के उनके रिश्तेदारों ने पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार करा दिया और फिर उससे उन्हें धमकाया जा रहा है, जिससे आहत होकर अब पूरा परिवार आत्मदाह करने मजबूर है। हमारे घर गुंडे लेके आए तो मामला तो उन पर भर बनता था ना, ऐसा पुलिस ने कुछ नहीं किया। हम 1 साल से परेशान हैं। आज की स्थिति ये है कि इनने सामाजिक बहिष्कार 6 महीने से कर रहे हैं। पूरे गाँव को मना कर दिया, छोटे बड़ों सबको, कि इनको कोई नहीं बुलाएगा और जिसको भी बुलाएगा उसको गांव से भगा दिया जाएगा। आज की स्थिति में हमको कोई नहीं बुलाता। अब इस स्थिति में हम क्या करें बताइए आप? अगर हम प्रशासन हमारी मदद नहीं करता, कोई हमारी मदद नहीं, हम कहाँ जाएंगे? हम समाज में कैसे रहेंगे सिर उठा के? अब इस स्थिति में हमारी स्थिति ये है कि भैया अगर कुछ नहीं होता, ये झूठे केस में फंसाने की धमकी देते, जान से मारने की धमकी देते, घर से निकलने में डर लगता है। तो हमारा तो यही भाई, अगर प्रशासन कुछ नहीं करता। सामाजिक बहिष्कार में भी मैंने एसडीओ साहब से बात की, टीआई साहब से, बोले भैया ये तो घर का मामला है, आज उनका है कल तुम्हारा होगा तो लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे। आज उनका वर्चस्व है
जब उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा तो भी तुम्हारे पास आ जाएंगे। अब इस स्थिति में हमारी वो पोजीशन तो नहीं है और हम लड़ना तो चाहते नहीं हैं, हम तो प्रशासन से लड़ रहे हैं। अगर प्रशासन हमारी मदद नहीं करता है तो हम आत्मदाह करेंगे। हमारे परिवार में 22 लोग हैं, हमारे 2 बेटे हैं, मम्मी पापा हैं, पत्नी है। तो अगर यही स्थिति रही तो हम आत्मदाह कर लेंगे। ये थाना शहपुरा अंतर्गत सगड़ा महगामा के एक ही परिवार के 2 पक्ष हैं जो रिश्तेदार ही हैं आपस में। इनमें विगत कई दिनों से इन पे आपसी विवाद चल रहा है। इसमें पूर्व में भी अपराध पंजीबद्ध किए थे। एक पक्ष जो आतंकन अपराधी है उसका जिला बदर भी किया गया है और उसको थाना हाजिरी का आदेश हुआ है जिसका हम पालन करवा रहे हैं। अभी दूसरा पक्ष यहाँ आया था, उसके द्वारा यह बताया गया कि उनके द्वारा कल भी कुछ अभद्र भाषा का और इस प्रकार से उत्तेजित करने वाली चीज़ें उनके गांव में की गई है, जिस पे तत्काल अभी SDOP पाटन को निर्देशित किया गया है कि वो मौके पर जाएं और वस्तु स्थिति की परख जांच करें कि उस पर क्या तथ्य आए हैं। उसके आधार पर अगर कोई संज्ञेय अपराध घटित होना पाया जाता है तो उस पर हम संज्ञेय अपराध भी उस पर कायम करेंगे। और अगर इनका बॉन्ड ओवर है और ये उसका अपना ब्रीच कर रहे हैं तो इसको उसके लिए भी हम इनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। एडिशनल SP शिवेश बघेल ने पीड़ितों की शिकायत पर SDOP को मामले की जांच करने और उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। अब की बार नौतपा के तेवर ठंडे रहे। प्रदेश के किसी न किसी हिस्से में बारिश और आंधी का दौर जारी रहा। शुक्रवार को नौतपा खत्म हो गया। 25 मई से 2 जून तक 9 दिनों में औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के कम ही रहा। ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चक्रवात के एक्टिव होने और ट्रफ लाइन के गुजरने की वजह से हुआ है। जबलपुर जिले की अगर बात की जाए तो 9 दिनों में से 7 दिन अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही दर्ज किया गया। भीषण और झुलसा देने वाली गर्मी के लिए माने जाने वाले नौतपा के तेवर इस बार ठंडे ही रहे। शुक्रवार को नौतपा समाप्त हो गया। 25 मई से 2 जून के बीच नौतपा में औसत तापमान की बात की जाए तो औसत तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस रहा। इसका कारण प्रदेश और उसके आसपास कई मौसमी सिस्टम बने हैं। इसके कारण बादल छाए, बारिश हुई और तेज हवाएं भी चली। हवा के रुख में हुए बदलाव ने भी तापमान को बढ़ने से रोका। जबलपुर जिले की अगर बात की जाए तो नौतपा के 9 दिन में से 6 दिन अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहा। नौतपा की शुरुआत 25 मई को हुई। 25 मई को पहले दिन अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नौतपा के दूसरे दिन अधिकतम तापमान 39.1 और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। तीसरे नौतपा के दिन अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा। नौतपा के चौथे दिन अधिकतम तापमान 38.1 और न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं नौतपा के 5वें दिन अधिकतम तापमान 37.2 और न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री दर्ज किया गया। नौतपा के 6वें दिन 30 मई को अधिकतम तापमान में बढ़त दर्ज की गई और अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं नौतपा के 7वें दिन अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब हम नौतपा के 8वें और 9वें दिन की अगर बात करें तो 9 दिनों में 1 जून यानी नौतपा के 8वें दिन गुरुवार को अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। जबकि नौतपा के आखिरी दिन शुक्रवार को अधिकतम तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस कमी दर्ज की गई और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों की माने तो इस वर्ष पिछले 12 वर्षों के मुकाबले नौतपा सबसे ठंडा रहा। नौतपा में पहली बार मौसम में कई तरह के बदलाव भी देखने को मिले। खास बात ये थी कि दिन और रात दोनों ही तापमान में पूरे 9 दिनों तक उतार चढ़ाव देखने को मिला। पूरे मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर प्रदेश के कई जिलों में पड़ेगा। हालांकि ये सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जून के दूसरे सप्ताह में फिर से आंधी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। पूरे मध्य प्रदेश में आने वाले 3 दिनों में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का नया सिस्टम एक्टिव हुआ है और एक ट्रफ लाइन भी गुजर रही है, जिसके चलते प्रदेश के कई जिलों में आने वाले 3 दिनों में आंधी और बारिश देखने को मिल सकती है। शनिवार को भी मौसम में बदलाव देखने को मिला। दिन के समय धूप के साथ साथ उमस भरी गर्मी का लोगों ने सामना किया।
हालांकि पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, लेकिन उमस भरी गर्मी से लोग हलाकान हैं। भैया 9 तपा ख़त्म हो गए, तपा चालू हो गए हैं, तो 9 तपा से ज़्यादा तपा परेशान करते हैं, ऋतु परेशान करती है, तो अब उसी हिसाब से अपन को रहना पड़ेगा। उमस भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और गर्मी देख के ऐसा लग रहा है कि मौसम में परिवर्तन हो सकता है, पानी भी गिर सकता है, और ये पानी आंधी तूफान आ सकते हो। जो पानी आने से फिर दूसरी चीज़ें भी दिक्कत चालू हो जाएगी। इसमें किस तरह की लग रही है? उमस बेचैनी वाली रहती है, चिपचिपी वाली। अभी चिपचिपी हो रही है, बारिश उमस तरह की कहते हैं जो है शरीर को लग रही है, जिसके कारण कई तरह की बीमारियां जो है वो मनुष्यों के अंदर आ जाती हैं और आदमी परेशान होता है। और यहाँ पे क्या है कि कोई भी चीज़ की मतलब व्यवस्थाएं ठीक ठाक नहीं है, पानी नहीं है, धूप में आदमी झुलसता रहता है, इधर उधर जाता है, पानी नहीं मिल पाता है, प्रशासन उसके लिए कहते हैं सचेत नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बादलों की मौजूदगी से तापमान की बढ़त पर फिलहाल ब्रेक लगी रहेगी। आगामी 24 घंटे में संभाग के जिलों में कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।